जैसे हम कोई भी सामान यूज करते हैं तो टाइम के साथ उसकी क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज करते जाती है। तो जस्ट लाइक ऊपर वाले ने भी हमारे जॉइंट्स को, जो हड्डियां बनाई है दो, जो हड्डियों के बीच में जॉइंट्स होते हैं, वो उम्र के साथ जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं वो बीच में घिसते जाते हैं, जिसको कॉमन टर्म में हम बोलते हैं कि उनके बीच का गैप खत्म हो गया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉट अ डिजीज, बेसिकली इट इज अ डीजेनरेटिव प्रोसेस। मैं, आप, हर कोई कभी ना कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार होंगे। उसको हम डिले कर सकते हैं पर बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। सो विथ एज क्या होता है कि जैसे जैसे हम जॉइंट्स अपने यूज करते जाते हैं, वो बीच के हमारे जो जॉइंट्स के कार्टिलेज होते हैं वो घिसते जाते हैं, और आपस में जो बोन के एंड्स होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। इसको ही हम कॉमन टर्म में गठिया बोलते हैं। बाकी तरह के जो गठिया होते हैं वो किसी न किसी दूसरे कारण से होते हैं। इट्स नॉट अ डीजेनरेटिव प्रोसेस, दे आर डिजीज। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसमें हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाने लगती है अगेंस्ट द कार्टिलेजेस विच आर प्रेजेंट इन आवर जॉइंट्स। उसकी वजह से हमारे यंग एज में ही जो फीमेल्स होती हैं स्पेशली, उनमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बनती हैं और वो जाके जॉइंट को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो दोनों ही तरह की गठिया काफी कॉमन है। अनलाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बट क्या है, वो डीजेनरेटिव प्रोसेस है, तो वो मेनली आपको बूढ़े लोगों में मिलेगा जो 50+, 60+ होते हैं। जबकि रुमेटॉइड अर्थराइटिस जो दूसरे तरह का मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस है, वो आपको यंग फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। और बाकी तरह के अर्थराइटिस जैसे गाउट हो सकते हैं, ट्रॉमा की वजह से चोट लगने के बाद जो होता है उसको हम लोग ट्रोमैटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। ऐसे कई तरह के अर्थराइटिस होते हैं, बट वो थोड़े रेयर होते हैं। हम कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं अब तक, जिसके वजह से अर्ली आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। इसमें मोटापा एक बहुत बड़ा रीजन है। ये ऐसे है कि जैसे आपका वजन अगर ज्यादा है तो क्या होता है कि जो गठिया होती है मोस्ट कॉमनली हमारे घुटनों में ज्यादातर होती हैं, कई बार हमारे हिप जॉइंट में और बाकी जॉइंट्स में भी होती हैं, पर सबसे ज्यादा कॉमन जो गठिया होता है वो जॉइंट्स में होता है, दैट इज इन द नी जॉइंट। तो जब किसी का वजन ज्यादा होता है तो जो खड़े होके चलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वजन ज्यादा हमारे घुटनों के थ्रू नीचे जाता है और काउंटर फोर्स लगता है। इसकी वजह से जब जोर ज्यादा पड़ता है हमारे जोड़ों में, उसके कारण जल्दी आर्थराइटिस होने का चांस होता है। तो ओवरवेट होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके अलावा जो है हमारा, जिनका बैठ के काम करने का ज्यादा लाइक ऑक्यूपेशन है, जैसे जो जमीन पर बैठ कर ज्यादा काम करते हैं, तो जितना ज्यादा आप घुटना मोड़ के जमीन पे बैठते हैं उतना जल्दी आपको गठिया होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जो हम बताते हैं कि जो इंडियन स्टाइल के टॉयलेट्स होते हैं उसको यूज जो ज्यादा करते हैं उनमें गठिया ज्यादा देखा गया है, अनलाइक जो वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट्स को यूज करते हैं। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इंजरी। अगर आपको कभी जोड़ों के अराउंड कोई चोट लगी है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ हो, या फिर नहीं भी हुआ हो बट वो चोट आपको वहां लगी हो अंदरूनी, उसकी वजह से हमारे कार्टिलेज जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, उसकी वजह से हमको अर्ली आर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं। और लास्टली एक हमारा जो हमने बताया ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी होती है कि जो शरीर में हमको कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, राइट फ्रॉम ब्रेन टू बोन्स। तो ऐसी भी बहुत सारी ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है हमारे, जैसे सोरियाटिक अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ये ऐसी अर्थराइटिस हैं जिनमें हमारे बॉडी के अंदर ही जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज बना देती हैं, जिसको हम ऑटो एंटीबॉडीज बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए खुद के लिए एंटीबॉडी बना रही हैं और वो जाके उन कार्टिलेजेस को डैमेज करती हैं। तो इनकी वजह से भी हमारा ज्यादा रिस्क हो जाता है अर्थराइटिस होने का। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी किसी को थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है। बेसिकली आपको रिस्क फैक्टर्स पहचानने जरूरी हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली जो 50+ होते हैं लोग और जो थोड़े ओवरवेट होते हैं उनमें होता है। और उनमें क्या होता है कि जब द मोमेंट दे स्टार्ट वॉकिंग, जैसे वो चलना शुरू करेंगे उनको वो दर्द शुरू हो जाएगा। तो वो बेसिकली आपको यही कंप्लेन बताएंगे कि सुबह उठते के साथ जब वो अपना काम करना शुरू करते हैं तो उनको जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। जो दूसरी तरह की अर्थराइटिस होती है वो होती है रुमेटॉइड अर्थराइटिस। उसमें क्या होता है कि आपको एक साथ मल्टीपल जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं और छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, लाइक आपके पंजों के आसपास के जो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, ये छोटे छोटे जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट होंगे और मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। ये होती है रुमेटॉइड अर्थराइटिस में। और ये मेनली क्या होता है, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको दर्द होगा, बट जैसे जैसे आप काम करेंगे तो वो कम होता जाएगा। इसीलिए हम और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज को बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए।
जबकि इसके उल्टा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो, उसमें क्या है कि आपके कार्टिलेजेस पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, तो हम मरीज को कम से कम उस जॉइंट को यूज करने के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं कि उसको जमीन पे ना बैठे, नीचे पालथी मार के ना बैठे, क्योंकि वो जितना ज्यादा वो बैठेगा उतना ज्यादा वो जल्दी जल्दी डैमेज होता जाएगा। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम जो मरीज होगा वो सुबह से शाम होते होते उसका दर्द बढ़ता चला जाता है। जबकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जब मरीज काम करना शुरू करता है तो उसका दर्द कम होता चला जाता है समय के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जो दो मोस्ट कॉमन टाइप के ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं। ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है जिसको कि हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको ऐसा ही बनाया है। हम उसको डिले कर सकते हैं। डिले करने में हमको पहचानना होता है कि क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और फिर उसको अवॉइड करना होता है। जैसे पहला मैंने आपको बताया था, मोटापा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको वजन कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ जल्दी ना घिसें। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताई कि ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको नीचे जमीन पे बैठकर करना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसको अवॉइड करें। तीसरी चीज इंजरी होती है। इंजरी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंटल होता है, तो उसको हम लाइक प्रिकॉशन के तौर पे ही बोल सकते हैं कि आप संभल के काम करें कि आपको चोट ना लगे, क्योंकि चोट लगना तो एक एक्सीडेंट है जो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम 4 स्टेजेस में बांटते हैं, जिसमें जो अर्ली स्टेजेस होते हैं वो स्टेज 1 स्टेज 2 होता है। जो लेट स्टेजेस होते हैं वो स्टेज 3 एंड 4 होते हैं। 1 2 3 तक हम कोशिश करते हैं कि मरीज को फिजियोथेरेपी करा के और जो चीज जिसकी वजह से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ सकता है उसको अवॉइड करें। स्टेज 4 में एक बार मरीज अगर आ जाता है तो दैट इज नोन एज द एंड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद कोई दवा, कोई फिजियोथेरेपी आपको ज्यादा मददगार नहीं हो सकती। स्टेज 4 में जाने के बाद ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बचता है, जिसको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पूरी तरह से आपके जोड़ को, जो आपके थाई बोन और लेग बोन है, उनके जो एंड्स होते हैं जो नी जॉइंट को बनाते हैं, उसको हम काट के नया इम्प्लांट लगा देते हैं। और उसके बाद वो जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। मेजर सर्जरी है तो इसीलिए मरीज की फिटनेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारे लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मरीज हमारे पास आते हैं उनके दोनों घुटने एक साथ खराब होते हैं। क्योंकि एक जोड़ जब खराब होता है किसी मरीज का, तो पैरेलल में ही दूसरा जोड़ भी खराब हो रहा होता है। भले ही वो दो अलग अलग स्टेज पे हो सकते हैं, पर इसका डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी मरीज का एक जोड़ ज्यादा खराब हो गया, मतलब दर्द ज्यादा हो रहा है, तो वो मरीज अपने आप दूसरा जो कम डैमेज जोड़ है उसके ऊपर ज्यादा जोर दे के चलना शुरू कर देता है। और कुछ समय बाद दोनों जोड़ इक्वली पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, तो हमको दोनों जोड़ एक साथ बदलना पड़ता है। तो दोनों जोड़ को बदलने के लिए जो हमारा ऑपरेशन होता है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का ऑपरेशन होता है, जिसमें हम आपके घुटने में आगे की तरफ एक चीरा लगाते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर का। और फिर आपके जो टखने की बोन होती है जिसको पटेला बोलते हैं, उसको हम साइड करके आपके जोड़ को हम एक्सपोज करते हैं। और जो डैमेज पार्ट है आपका जोड़ का उसको हम काट के हटाते हैं। और उनके जगह हम इम्प्लांट्स को लगाते हैं। वो इम्प्लांट्स मेटेलिक मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। कभी कभी उसको सिरेमिक का भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कैसा इम्प्लांट चाहता है, क्योंकि सभी इम्प्लांट्स के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज करते हैं वो कोबाल्ट क्रोमियम का इम्प्लांट होता है यहाँ पर। और उस जोड़ को लगाने के बाद हम वापस से चेक करते हैं कि आपका पूरा मूवमेंट आ रहा है या नहीं। प्लस आपका जो जोड़ ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 4 जो होता है, तब तक आते पैरों में थोड़ा टेढ़ापन भी आ जाता है, तो इस ऑपरेशन के दौरान हम वो जो टेढ़ापन है उसको भी सीधा कर देते हैं। और उसके बाद हम ऑपरेशन फिनिश होने के बाद आपको 4 से 5 दिनों तक अस्पताल में रख के वहीं पर आपकी ड्रेसिंग होती है, आपकी फिजियोथेरेपी होती है। एक बार हम आपको 5वें दिन या छठे दिन डिस्चार्ज करते हैं, उसके बाद आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास तकरीबन 2 महीने तक जाना होता है, जिससे कि आपकी जो पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऑपरेशन में जो हमने जोड़ बदला वो 50% ऑफ द प्रोसेस है। हमने 50% ऑफ द प्रोसेस में आपके जोड़ को एक पेनफुल जॉइंट से पेनलेस जॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। बट जो आपके जॉइंट के खराब होने की वजह से आपके मांसपेशियों में जो कमजोरी आई थी, आपके चलने में जो परिवर्तन आए थे, उसको सुधारने के लिए आपको अच्छी तरह से फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। तो फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर किसी भी तरह के जोड़ के रिप्लेसमेंट में ऑपरेशन के बाद। यूजुअली हम पोस्ट ऑफ डे 1, मतलब जैसे ऑपरेशन के अगले दिन से हम मरीज को खड़े करके चलाना शुरू कर देते हैं। हम जो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं वो हम बोलते हैं कि आप
अब भूल जाइए कि जमीन पर आप पालथी मार के वापस बैठेंगे। उसका रीजन ये है कि मरीज, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, पर वो करने से मरीज का जो इम्प्लांट है वो जल्दी खराब होता है। जो इम्प्लांट होती है उसका भी एक लाइफ होता है। जो सबसे बेस्ट इम्प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उसकी लाइफ लगभग 15 साल के आसपास होती है। तो आप उसको जितने एहतियात से रखते हैं उतना लंबा वो चलता है। आप उसको जितना केयरलेसली यूज करेंगे उसकी लाइफ उतनी कम होती जाती है। तो हम ये चीज अवॉइड करने बोलते हैं मरीज को कि आप इंडियन स्टाइल का टॉयलेट नहीं यूज करेंगे, आप जमीन पे नहीं बैठेंगे, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आपको घुटने पे पूरी तरह से मोड़ना पड़े अपने घुटने को, क्योंकि उससे इम्प्लांट के ऊपर असर पड़ता है। बाकी आप फिजियोथेरेपी जितना अच्छा कर सकते हैं उतना बेहतर रिकवरी होता है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के आर्थराइटिस से डील कर रहे हैं। अगर हम ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो कि नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, तो फिर हम स्टेज 1 to 3 में उसको हम बाय फिजियोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारा वेट का ट्रांसमिशन होता है पूरे बॉडी वेट का नी जॉइंट के थ्रू, तो हमारे जोड़ के साथ साथ जो आसपास के उसकी मांसपेशियां हैं उसके थ्रू भी हमारा जो मसल्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है वेट का। अगर हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं तो हमारा जो जॉइंट होता है वो ज्यादा बैलेंस्ड होता है, वेट बैलेंस जो होती है वो ज्यादा बेहतर होती है, तो जोड़ के ऊपर असर कम पड़ता है। तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको किसी और तरह की अर्थराइटिस मिलती है, जैसे कि आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस है, तो फिर उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का रोल है, पर साथ में उससे ज्यादा रोल हो जाता है उनकी दवाइयों का, क्योंकि अगर आप वो दवाइयां लेंगे तो वो डिजीज प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। बाकी नॉर्मल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके स्टेज 1 to 3 में आपको फिजियोथेरेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके बियॉन्ड आप जैसे चले गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है।